A very good morning, everyone. So, here I am with the third amendment class of your inter. और इस थर्ड क्लास में बच्चे हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली चैप्टर थर्ड यानी कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की अमेंडमेंट। और जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बेसिकली वो अमेंडमेंट लेके आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इट कवर्स, इफ यू कैन सी द नोट्स ऑन द बोर्ड, इट कवर्स 3 sections, section 26, section 29 and section 35, राइट। आगे 35 में बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है तो 35 में नहीं करवाऊंगी, इट इज हार्डली एनी पॉइंट। हम बेसिकली सेक्शन 26 करेंगे, 29 करेंगे। अगर इस चैप्टर में से अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आने के चांसेस अगर आपके बनते हैं तो वो सेक्शन 29 में से बनेंगे, बिकॉज डीमैट अकाउंट की वो अमेंडमेंट है और काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, राइट। तो ये तीनों सेक्शंस उन्होंने नोटिफाई हुए हैं 14 अगस्त को, बट उन्होंने बोला है कि सेक्शंस को हम मानेंगे दैट दे केम इन फोर्स ऑन 15 अगस्त 2019। मैम क्या ये डेट्स करनी जरूरी है? वैसे तो नहीं है, बट अगर वो इंटरप्रिटेशन या टीजीसीए के साथ लिंक करके इसका क्वेश्चन डाल देते हैं, एज यू नो कि मैंने आपके साथ पहले भी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ अगर डेट्स पता होगी तो यू विल बी एबल टू आंसर इट बेटर, राइट। आगे यहां पे सेक्शन 26 सबसे पहले क्या बोलता है? लीगल रूल्स एज टू प्रोस्पेक्टस। व्हाट डज इट सेज? आपको याद है सेक्शन 26 बताता था कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड इन प्रोस्पेक्टस। अब उन्होंने वो सारे फंडे हटा दिए और उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल दिया कि प्रोस्पेक्टस में बेसिकली 3 चीजें चाहिए होती हैं: डेट ऑफ पब्लिकेशन, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्यों? डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको ये रूबरू करवाती है दैट ये प्रोस्पेक्टस कब तक, किस डेट तक का अपडेटेड प्रोस्पेक्टस है, राइट। किस चीज की इंफॉर्मेशन, कौन सी रिपोर्ट्स, कौन स्पेसिफाई करता है? आंसर इज जो कि स्पेसिफाई की गई है किसके द्वारा? आंसर इज सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ठीक है जी। तो 3 चीजें चाहिए: डेट, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स। बाकी चिंदी मिंदी सब हटा दिया। आगे देन दे से आप जो अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाओगे, दैट प्रोस्पेक्टस इज मेंट टू बी इन कंप्लायंस विद दीज एक्ट्स। ऑब्वियसली एक्ट के नाम में तो कुछ समझाने वाला नहीं होता, तो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन एक्ट 1956, it has to be according to SEBI Act 1992, Companies Act 2018 and SICRA Act 1956। तो कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस बच्चे इशू करती है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के बाद, आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 कहता था। इस सेक्शन में, सेक्शन 26 में क्या अमेंडमेंट आई है? उन्होंने बोला जो आप ये वर्ड यूज कर रहे हो ना, कंपनी रजिस्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी, इस रजिस्टर वर्ड को उन्होंने काट दिया और उन्होंने बोला दिस इज द अमेंडमेंट। आप अब रजिस्टर वर्ड यूज ना करके आपने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है? फाइलिंग। तो आप ये बोलोगे कि हम जब रजिस्ट्रार के पास जब तक प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग नहीं कर देते, मतलब आपने लागू करवा दिया, रजिस्टर हुआ कि नहीं डजंट मैटर, जब तक आप प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग विद रजिस्ट्रार नहीं कर देते तब तक आप पब्लिकली प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक अमेंडमेंट कि रजिस्ट्रेशन वर्ड को हटा दो और फाइलिंग वर्ड को ले आओ। अगर आप अपना
आईसीआई का जो उन्होंने अनाउंसमेंट पेज दिया है उसको कंसिडर करोगे तो वहां पे सिंपल दिया है रजिस्टर वर्ड हटा दो, फाइलिंग वर्ड डाल दो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ पूरा टॉपिक कि कैसे रजिस्ट्रेशन वर्ड हटेगा और कैसे वहां पे फाइलिंग वर्ड आएगा, राइट। आगे नेक्स्ट सेक्शन 26 में आपने पढ़ा होगा, अब तक तो पता होगा, दैट एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी इंक्लूडेड होती है प्रोस्पेक्टस में, राइट। एक्सपर्ट कौन होता है उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन स्टिल बताऊंगी। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 38 में किया था कि एक्सपर्ट इंजीनियर भी हो सकता है, ही कैन बी वैल्यूअर आल्सो, he can be a CA, he can be a CS and he can be a CMA, he can be a cost accountant as well, right। वो बोलते हैं जो भी एक्सपर्ट जिसकी स्टेटमेंट हम प्रोस्पेक्टस में लाते हैं वो कभी भी कंपनी को क्रिएट करवाने में, फॉर्म करवाने में, कंपनी की एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वही एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट हमने किया था कि जब भी एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में होती है उसकी उसमें रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ मेरी अपनी मर्जी से मैंने इस प्रोस्पेक्टस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और मैंने उस कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया। कब तक? अंडरस्टैंड अमेंडमेंट है इसमें। इट सेज बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रार के पास जब आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी भेजी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने उससे पहले कभी भी अपना कंसेंट जो प्रोस्पेक्टस में दिया था उसको विड्रॉ नहीं किया। फिर वही पॉइंट आ गया, जब आपने कॉपी भेजी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट डाल दी। उन्होंने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन वर्ड को अमेंडमेंट में हटाओ और वर्ड क्या ऐड करो, फाइल, राइट। तो दिस वाज बेसिकली द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 26। इट नॉर्मली सेज जहां जहां पे रजिस्ट्रेशन वर्ड की यूजेज की गई है वहां वहां पे रजिस्ट्रेशन वर्ड को हटा के आप फाइलिंग वर्ड यूज करोगे, राइट। आगे अब आपको पता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, उसकी ऑफिशियल गजेट डेटेड है 31 जुलाई 2019। आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। अब तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आ चुका है और उसकी ऑफिशियल गजेट डेटेड है 28 ऑफ सितंबर 2020, राइट। ध्यान से देखना, आपके मन में आएगा मैम उन्होंने तो मॉड्यूल में नहीं दिया कि कंपनीज एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, छोड़ के आओगे या वेट करोगे कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे अपने मैनुअल में कुछ अनाउंसमेंट करके। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, साथ में कनेक्टेड है। एक ही सेक्शन में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने भी अमेंडमेंट डाली, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने भी अमेंडमेंट डाली और अच्छी अमेंडमेंट है इसीलिए मैं साथ में करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 26 में कॉन्ट्रावेंशन करते हो, प्रोस्पेक्टस के लीगल रूल्स में कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो कंपनीज एक्ट 213 में उसके प्रति पनिशमेंट गिवन थी। क्या थी? कंपनी को पे करना पड़ता था 50 के मिनिमम फाइन से लेके 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फाइन, राइट। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये सेम है। दिस अमाउंट ऑफ पेनाल्टी दैट इज फाइन फॉर कंपनी रिमेन द सेम। चेंज कहां पे आया है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट में। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में क्या होता था, कंपनीज एक्ट 213 कहता था 3 साल तक की जेल हो सकती है या 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन हो सकता है या दोनों। अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने फाइन को नहीं छेड़ा, इम्प्रिजनमेंट को उड़ा दिया, ओमिटेड। तो ये जो 3 साल की जेल है ये यहां से ओमिट हो गई है, फाइन रिमेन्स द सेम। अब बोथ वर्ड तो यूज कर नहीं ना पाओगे, बोथ वर्ड किसके लिए था, जेल भी होगी फाइन भी भरना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमने जेल वर्ड को ओमिट कर दिया है, जेल नहीं होगी इस केस में, तो ऑब्वियसली बोथ वर्ड हैव आल्सो बीन ओमिटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो पनिशमेंट में चेंज है, एक ही सेक्शन में दोबारा अमेंडमेंट आई है, तो आप अपडेटेड होने चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ दिस सेक्शन, दिस चैप्टर थर्ड,
इट से सेक्शन 29 में बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अगर अमेंडमेंट्स में से वो पेपर डालेंगे आउट ऑफ चैप्टर 3 तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सेक्शन 29 क्या कहता है? सेक्शन 29 डील्स विद पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमैट अकाउंट, राइट? याद करो, जो शेयर्स है बेटा, शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल, एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। जो शेयर्स फिजिकल है हम बोलते हैं पेपर वर्जन है, और जो डीमैटेरियलाइज्ड है उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, राइट? समझो, कंपनीज एक्ट 213 का सेक्शन 29 ये कहता था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड है डीमैट अकाउंट में शेयर्स खोलना, और कंपनीज एक्ट 213 कहता था कि जो अनलिस्टेड कंपनी है या जो प्राइवेट कंपनी है वो फिजिकल में इशू कर सकते हैं, उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है डीमैट में शेयर्स को लेके आने की, इलेक्ट्रॉनिकली करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपनीज एक्ट 213 कहता था। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई, उन्होंने बोला भाई लिसन, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी तो तुम डीमैट बना ही रहे हो, अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड ऑब्वियसली इट वुड बी अ पब्लिक कंपनी, अगर तुम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तुम्हें भी अपनी सिक्योरिटीज को डीमैट करवाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? तो कंपनीज एक्ट 213 से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 219 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके लिए इस अमेंडमेंट में मस्ट है कि डीमैट करवाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए उन्होंने मे कर दिया। मे का मतलब है प्राइवेट कंपनी के पास अभी भी चॉइस है, क्योंकि डीमैट कराने का बेसिकली आप सोचो ना क्या पर्पस होता है कि फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग हो सके। प्राइवेट कंपनी को तो वैसे ही पब्लिकली शेयर्स इश्यू करने अलाउड नहीं होते, तो प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बिग प्राइवेट कंपनी है वो डीमैट करवाना चाहती है तो उनके लिए मे ऑप्शन है, मस्ट नहीं। यू गेटिंग इट? तो जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 29 में वो ये आई है कि ओल्ड कंपनीज एक्ट कहता था, ओल्ड मतलब जो आपका प्रिंसिपल एक्ट है 213 वो यही कहता था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को डीमैट करवाना सिक्योरिटीज को जरूरी है, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 219 ने बोल दिया भाई लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड को भी जरूरी है, प्राइवेट को चॉइस दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, आगे नाउ अब मैंने सेक्शन की लैंग्वेज लिखी है और मैं उसको पढ़ के आपको बताऊंगी कि कहां पे कैसे आपने चेंज डालना है वर्डिंग में अगर आप सेक्शन को लिखते हो तो, राइट? सी, notwithstanding anything contained in any provision of this act, every company making public offer, हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर करती है, such other class or classes of public company, अब तो पब्लिक वर्ड नहीं है ना, उन्होंने क्या बोला है, प्राइवेट भी डीमैट करवा सकती है, तो अब अगर यहाँ पे वो पब्लिक वर्ड लिखेंगे तो ये अटपटा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये अमेंडमेंट है कि ये पब्लिक वर्ड को अमेंडमेंट लाके उन्होंने उड़ा दिया, ये पब्लिक वर्ड उड़ गया। ठीक है, उन्होंने लिखा हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर करती है, अदर क्लासेस ऑफ कंपनी मतलब प्राइवेट भी आ गई, उनको डीमैट करवाना पब्लिक के लिए तो कंपल्सरी, अनलिस्टेड पब्लिक के लिए भी कंपल्सरी, प्राइवेट के लिए चॉइस, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नाउ द पॉइंट इज कहां प्रिस्क्राइब्ड है, कहां से उठाऊं ये प्रिस्क्राइब्ड? आंसर इज जो प्रिस्क्राइब्ड है कंपनी प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2014 में, 2014 में। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक एक्ट वर्ड लिखा गया है, यहाँ पे रूल्स आना है बेटा, बी वेरी केयरफुल, बाय मिस्टेक और बहुत बड़ी गलती है ये, बट बी केयरफुल, रूल्स वर्ड आना, तो यहाँ पे आएगा ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। और एक चीज याद रखनी है, कभी भी डीमैट अकाउंट आएगा तो साथ में डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 उठेगा ही उठेगा, तो आपको इनकी प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेक्शन 29 में तो एक पिद्दू सी अमेंडमेंट है कि पब्लिक वर्ड को काट दो।
क्योंकि अब प्राइवेट भी डीमैट कर सकते हैं, अनलिस्टेड को तो करना ही पड़ेगा, राइट। जब भी लॉ में, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी लॉ में कैपिटल अल्फाबेट में, जब भी आपको लॉ में कैपिटल अल्फाबेट साथ में दिखे, इसका मतलब होता है दो सेक्शंस के बीच में जगह बनाने के लिए इस नए सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ये पहले नहीं था, इट इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। कैसे? अभी मैंने आपको पीछे करवाया कि डीमैट कंपलसरी कर दिया गया है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, जो भी कंपनी अनलिस्टेड है कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, अगेन वही रूल्स, उनके लिए जरूरी है कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो भी, शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आपको ओनली मस्ट है, यहाँ पे डीमैट में ही करवाना पड़ेगा एज द मैनर लेड डाउन इन, कौन सा एक्ट लगेगा, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? पब्लिक लिस्टेड के लिए मस्ट, अनलिस्टेड पब्लिक के लिए मस्ट। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ऑप्शन दी है इस अमेंडमेंट में, सी ऑप्शन टू हैव डीमैट सिक्योरिटीज। किसके लिए? एनी कंपनी अदर देन कंपनी मेंशन्ड अबव। तो ऊपर मेंशन्ड अबव उन्होंने एज इट इज प्राइवेट वर्ड यूज नहीं किया, बट हम लॉजिक निकाल सकते हैं कि लिस्टेड कंपनी पब्लिक होगी, अनलिस्टेड पब्लिक होगी, तो रह कौन सी गई? इट इज वेरी ऑब्वियस, कौन सी रह गई? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हो तो रखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहते हो तो रखो, चॉइस इज टोटली योर्स। ठीक है जी, आगे। अब जब कंपनीज एक्ट 213 जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्ट है, उसके ऊपर इनके जो रूल्स लगते थे वो लगते थे, रूल 9 लगता था कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 2014 का, राइट। अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट कहती है रूल 9 तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेक्शन 29(1)(a) न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो उसके प्रति रूल्स भी तो होने चाहिए। तो उसके प्रति जो रूल्स हैं वो रूल 9(a) में आएंगे ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 में। तो पहले 29 सेक्शन के ऊपर अकेला रूल 9 लगता था। अब क्योंकि सेक्शन 29 के साथ एक और इंट्रोड्यूस कर दिया 29 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए, तो अब वहां पे रूल 9 एंड 9(a) साथ में लगे। ठीक है, आगे अगर आप अपना स्टडी मॉड्यूल देखोगे वो आपके पास ओल्ड आया है, तो जब आप वहां पे सेक्शन 29 की डिटेलिंग देखोगे आपको वहां पे दिखेगा कि उन्होंने सिर्फ रूल 9 लिखा हुआ है। अब वहां पे आप 9 नहीं यूज करोगे, आप 9 एंड 9(a) यूज करोगे। ठीक है, आगे मैंने नीचे लिखा है रूल 9 जो है वो डीमटेरियलाइज ऑफ सिक्योरिटीज का है, लेकिन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। क्या कहता है वो कहता है अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो हर पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसके प्रमोटर के पास जितनी भी सिक्योरिटीज है वो डीमैट में होनी चाहिए, और जो भी प्रमोटर के पास सिक्योरिटी थी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देने से पहले, इससे पहले कि तुम लोगों को ऑफर करो, तुम्हारी खुद की सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इज द ओल्ड रूल 9 सॉरी एज इट इज, इसमें कुछ नहीं बदला। बदला कहां? नया रूल आ गया 9(a). किसको सपोर्ट कर रहा है ये? वहां पे आप बोलोगे ना कि 29 क्लॉज 1 कैपिटल 29 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए में वहां पे भी वर्ड यूज है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, वेयर इट इज प्रिस्क्राइब्ड, नाउ इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9(a). ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल हो गया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि उनको बोला गया कि भाई तुमको भी अब डीमैट में आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे?
क्या क्या करना पड़ेगा, वो रूल्स की प्रक्रिया 9A में गिवन है। क्या कहता है रूल 9A? सी टू इट। वो कहता है, पहला पॉइंट है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास जो पुराने तुम शेयर्स इशू कर चुके हुए हो भाई, उनको डीमैट करवाओ। यानी कि और जो तुमने आने वाले टाइम में आगे इशू करने हैं उनको भी डीमैट करवाओ। मतलब ए पॉइंट डील कर रहा है फ्यूचर के साथ। जब सिक्योरिटीज, अब तुम अनलिस्टेड हो ना, 9A रूल आ गया ना, तुम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, अब जब तुम सिक्योरिटीज दोगे तो डीमैट में ही दोगे। बी पॉइंट पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास अब तक फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े थे, उनके सबके भी शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट करवाओ। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा मैंने जगह जगह पे इन अकॉर्डेंस लिख के आगे डॉट्स डाल दिए। इसका मतलब है वही, इन अकॉर्डेंस विद डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशंस देयर ऑन। तो मैंने वो वर्डिंग बार बार नहीं लिखी, उसकी जगह डॉट डॉट डाल दी। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान से समझना, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि शेयर्स इशू की ऑफर देना चाहती है, अपने शेयर्स बायबैक करना चाहती है, बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है या राइट शेयर्स इशू करना चाहती है, अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ये चार चीजें करने से पहले हमारे को श्योरिटी दो, हमारे को श्योरिटी दो कि तुम्हारे प्रमोटर, तुम्हारे डायरेक्टर और तुम्हारे की मैनेजरियल पर्सनल के पास जितनी भी होल्डिंग थी उसको तुम डीमैट में कन्वर्ट कर चुके हो। अगर तुमने इनकी सिक्योरिटीज को डीमैट में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया तो उस रीजन की वजह से उस रिस्पेक्टिव अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास ये ऑफर फॉर इशू, बायबैक, बोनस शेयर या राइट शेयर इशू करने अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी होल्डर है, एवरी होल्डर ऑफ यूपीसी, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप यूज नहीं करोगे, यूपीसी इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो भी होल्डर्स हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, यानी कि पुराने होल्डर्स, उनके भी तो तुम शेयर्स कन्वर्ट कर रहे हो ना डीमैट में। प्लस अगर वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं शेयर्स, तो शेयर भी ट्रांसफर उनके तभी होंगे जब पहले उनके खुद के पास शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट हो चुके हो। इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्जन की, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर ही होगी, तो पहले उनको डीमैट में करवाओ। राइट, आगे अब जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सारे शेयर्स मैनुअल हैं, उनको डीमैट में पहले कन्वर्ट तो करवाना पड़ेगा ना। डीमैट में कन्वर्ट करवाने के लिए उस रिस्पेक्टिव कंपनी को दो जनों के साथ एग्रीमेंट में आना पड़ता है। एक जिसके साथ एग्रीमेंट में आना पड़ता है इस डिपॉजिटरी, इंडिया में दो ही है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट। इन दोनों के साथ आप एग्रीमेंट में आते हो और इन दोनों का काम होता है कि मिलके इन्होंने रिस्पेक्टिव कंपनी के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना होता है। फ्री में तो कोई काम नहीं करता। नाउ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये इंश्योरिटी देनी है कि डिपॉजिटरी और शेयर ट्रांसफर एजेंट जिन्होंने उनके शेयर्स मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किए हैं, आपने उनकी फीस उनको टाइमली दी है। और आपकी कंपनी के लिए यह भी जरूरी है कि आप हर वक्त एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखो जो कि आपकी 2 साल की एटलीस्ट फीस की जो अमाउंट बनती है उससे कम ना हो। कौन सी फीस? जो तुमने डिपॉजिटरी को भी देनी है प्लस जो तुमने शेयर एजेंट को भी देनी है, ये तुम्हारे पास हर वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रहनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ये सारे नोट्स आपको आईसीएम ऐप में मिलेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं टू आईसीएम ऐप, उनको होम सेक्शन में स्टडी मटेरियल में ये सारा कुछ मिलेगा। जो नहीं है, यू कैन डाउनलोड द आईसीएम ऐप, यू कैन सब्सक्राइब इट, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन यू कैन गेट फिजिबल विद दीज नोट्स, राइट। आगे, अब जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जब तक
वो डिपॉजिटरी की फीस नहीं दे देती, जब तक वो शेयर ट्रांसफर एजेंट की फीस नहीं दे देती, या ये हो गया कि उन्होंने 2 साल का डिपॉजिट नहीं बनाया हुआ, ऐसा कुछ भी उन्होंने किया, तो भाई तुम तब भी बाय बैक, राइट शेयर, बोनस शेयर इश्यू नहीं कर पाओगे जब तक तुम इनको पे नहीं कर देते। ठीक है जी, आगे। देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कुछ कंप्लायंस है। आपको कुछ एक्ट, जो भी आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, वो आपको कौन कौन से एक्ट को दिमाग में रखते हुए सारे काम करने हैं। 3 भी गिवन है। द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेशन रेगुलेशंस 2018, सेबी रजिस्ट्रार्स टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशंस 1993। आपको इन तीनों की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट वायलेट एनी ऑफ देम टू ऑप्ट फॉर द कन्वर्शन। ठीक है, आगे यहां से एमसीक्यू निकलता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फॉर्म भरना पड़ेगा, PAS 6। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये फॉर्म किसको भेजना है? ROC को। ROC को आंसर इज, इस फॉर्म को सर्टिफाई कौन करेगा? CA करेगा, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS, CMA का नाम इसमें नहीं है, ऑड वन आउट हो तुमसे एमसीक्यू में डाल सकते हैं। ठीक है, कब भरना है ये फॉर्म? 60 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ हाफ ईयरली। ये जो PAS 6 है ये ईयरली फॉर्म नहीं, ये हाफ ईयरली बेसिस पे इशू किया जाता है। ठीक है, तो आपने 60 डेज विद इन द कंक्लूजन ऑफ हाफ ईयर। एक हाफ ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। और दूसरा हाफ ईयर कौन सा होता है? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। तो जब आपका फर्स्ट हाफ ईयर एंड होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी ने PAS 6 भर चुका होना चाहिए। अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और आपके सिक्योरिटी होल्डर्स को कोई दुविधा आती है, ग्रीवियंसेस, उसको सॉल्व कौन करेगा? आंसर इज, उसके लिए जो अथॉरिटी है दैट इज IEPF अथॉरिटी, नोन टू बी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये आपकी दुविधाएं, किसकी दुविधाएं? जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनकी दुविधा ये सॉल्व करेंगे, उनकी कंप्लेंट्स ये हैंडल करेंगे। लेकिन IEPF अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले इनको कंसल्ट करना पड़ेगा सेबी को। ठीक है, आगे जो ऊपर हमने रूल 9A किया है वो कुछ कंपनीज पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कंपनीज पे, कौन सी? अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 9A कहता है डीमैट करवाना कंपलसरी है, लेकिन वहां पे ये मेंशन है अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बट वो निधि कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बट वो गवर्नमेंट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है पर वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, देन इन दोस केसेस आपके ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 35 को मैं नहीं छेड़ रही, बहुत इररिलेवेंट अमेंडमेंट है। बेसिकली जो मेन अमेंडमेंट है जो आने के चांसेस है वो 29 सेक्शन में से ही है। सो देखिए, पढ़िए, करिए, अपडेटेड रहिए। टुमारो आई विल बी कमिंग अगेन विद लेक्चर नंबर 4। उसमें मैं आपको चैप्टर 4 की अमेंडमेंट्स कराऊंगी और जो पूरे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, सबसे बड़ी अमेंडमेंट चैप्टर 4 में ही है। लंबी चौड़ी अमेंडमेंट है, उसकी क्लास हम कल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप कवर करोगे कि चैप्टर 3 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई। I hope I was clear. In case you like it, you can like the video. You can share the video with all your friends. You think कि उनको CA इंटर में चाहिए होगा, जिनका पहले क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो, दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं। You guys are most welcome to share, and they are. If we can help them via this video, I would be more than happy. Our team would be more than happy. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much.